सफलता कभी बैठे बैठाए नहीं मिलती, उसको पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता हिंद मिरर सीरीज विंग्स ऑफ करेज पंखों की उड़ान में अपने तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूँ। ये जो कोट मैंने पढ़ा, वाकई में एक कोट एक शिक्षा विधि लिख सकती हैं। और जैसा कि विंग्स ऑफ करेज की जो शुरुआत हो चुकी थी पिछले हफ्ते, जैसे आपने देखा था, फेमस इन्फ्लुएंसर, एक युवा इन्फ्लुएंसर जारा महेश्वरी। और आज की अगर बात कहें तो ये अपने आप में बहुत हिंद मिरर का भी एक सौभाग्य है, और खास करके राजेश गुप्ता, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितने भी हमारे शिक्षाविद हैं, विद्यार्थी हैं, सभी के लिए ये जो प्रेरणादायक विंग्स ऑफ करेज, जो आज हमारी एक मुलाकात होने वाली है, नारी सशक्तिकरण का प्रत्येक स्वरूप डॉक्टर सविता मिश्रा जी का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हिंद मिरर का, राजेश गुप्ता जी का, हमारे अंकित गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज 22 जनवरी है, कल सरस्वती पूजा, माँ शारदे का दिन, बसंत पंचमी अपने आप में बहुत मायने रखता है। और जहां तक रही बात, हमने भी सोचा कल सरस्वती पूजा से पूर्व संध्या पे चलिए उस शख्स से बात करते हैं जो शिक्षा की अगर बात कहें तो शिक्षा की मिसाल, इनके बारे में क्या कहें। अगर कहते कहते मैं कहता हूँ सारा दिन थक जाएंगे। अगर उनकी शिक्षा की अगर बात कहें, सबसे आश्चर्य वाली बात आती उस जगह से आती हैं, एक महिला होने के नाते, जहां पे कह सकते कि शिक्षा का प्रसार था, लेकिन महिलाओं को या कन्याओं को उतना आजादी नहीं थी निकलने की। लेकिन आज क्या कहें इनको, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्यासागर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एट प्रेजेंट नक्सलवाड़ी कॉलेज की अगर बात कहें तो उनकी प्रिंसिपल डॉक्टर सविता मिश्रा 150 से ज्यादा किताब लिख चुकी हैं, थीसिस लिख चुकी हैं। और पीछे अगर देख सकते हैं तो देखिए आज के इस डिजिटल युग में किताब के प्रति इतना प्रेम, इसके भी जानेंगे। युवाओं के लिए भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण है नारी सशक्तिकरण का रूप। इससे हम पुरुष भी कुछ सीखते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं सिखाने की कला का अंत है, पर सीखने की कला अनंत है। मैम, एक शुरुआत अगर बात कहें, सबसे पहले तो बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभकामना। मैम, एक बात आती सविता जी से डॉक्टर सविता मिश्रा तक का अगर सफर की बात करें तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इस सफर एक महिला होने के नाते इफ एंड बट था, उतार चढ़ाव था। आई कैन से दैट ईसीजी, लेकिन लोग कहते हैं कि ईसीजी में भी अगर उतार चढ़ाव रहेगा तो आप स्वस्थ हैं, अगर लंबा आ जाएगा तो वहीं जिंदगी में एक ठड़ा हो जाती है। क्या कहेंगे? ये एक लंबा जर्नी रहा मेरे लिए, बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। जैसा कि जानते हैं कि मैं मैथिन ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ, और हमारे में उस टाइम में शादी बहुत जल्दी हो जाया करती थी। लेकिन मेरे माता पिता पढ़ाई के प्रति बहुत ही झुकाव था उनका, वो चाहते थे मुझे डॉक्टर बनाना। तो हमने अपनी पढ़ाई, जो बचपन की पढ़ाई है, हमने दरभंगा पब्लिक स्कूल से शुरू की थी। फिर हमने किशनगंज से 10th किया, और फिर पटना हम लोग आ गए, वहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया। तो मेडिकल का एग्ज़ाम हमने 3 बार दिया, नहीं हो पाया। ऑब्वियसली पेरेंट्स दुखी हो जाते हैं, मैं भी बहुत दुखी हो गई थी। लेकिन उसी दौरान मेरी शादी हो गई। जैसा कि मैं 22 साल की थी। शादी के बाद हम लोग गैंगटॉक आ गए, हमारे पति वहाँ पे पोस्टेड थे उस टाइम में। तो मैं सोची थी कि अब मैं नहीं सकूँगी, अब मेरे पढ़ाई का अंत हो गया। लेकिन मेरे पति ने कहा कि नहीं, तुम तो थ्रू आउट टॉपर रही हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे उत्साहित किया, उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेरणा दी। फिर मैंने अपने पढ़ाई की जर्नी शुरू की, और मैंने वो जो 10 ईयर का गैप था मेरे लिए, वो बहुत ही एक लंबा गैप था, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, मेरे बच्चे हो गए थे। फिर एक नए सिरे से शुरू करना बहुत ही एक लग रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। लेकिन उनकी प्रेरणा से मैंने शुरू किया। फिर मैंने बीएड किया, और 2003 की बात है, जब गैंगटॉक में बीएड कॉलेज खुला था, हड़का माया कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो हमने फर्स्ट बैच हम बीएड के हैं।
फिर उसके बाद एमएड उसी बीच में हमने स्कूल भी जॉइन किया, वहाँ के केडी खान स्कूल जॉइन किया, होली क्रॉस स्कूल में भी पढ़ा चुकी हूँ। और फिर ये जर्नी चलता रहा, फिर मैं आप लोगों का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद रहा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी। मेरी पढ़ाई की जर्नी चलती रही, फिर मैंने 5 सब्जेक्ट में मास्टर्स किया, नेट सेट किया और एमफिल पीएचडी 2013 में मेरा पीएचडी में अवार्डेड हुई और उसी साल मैंने नेट सेट भी क्लियर किया। तो इतना आसान नहीं था बच्चों के साथ, परिवार के साथ, लेकिन किया और आज मैं यहाँ पे हूँ और इसके पीछे मोर देन 100% श्रेय जो है वो मेरे पति का है। पेरेंट्स का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा, बच्चों का साथ रहा, तो बस कोशिश में लगी मैम हूँ। एक बात आता है, मैं बीच में आपको जैसे कि हमने देखा, आपने कहा कि आप मेडिकल के लिए गई लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हुई, लेकिन जितने भी हमारे दर्शक हैं, आपकी स्टूडेंट जो भी हैं, आप अच्छे अच्छे जगह पे हैं, वो लोग बहुत खुश होंगे, अच्छा हुआ आप मेडिकल में नहीं गई, क्योंकि वो एक जगह पे एक ठहराव आ जाता। लेकिन एक बात करते हैं कि हर जगह की एक बात है, पहले हमारे मानसिक पटल में आज भी एक बिहार की अगर बात कहें, जैसे बिहार में पली बड़ी, उस समय एक बदलाव की इतना लोग नहीं सोच सकते, और खास करके अगर ब्राह्मण फैमिली और मैथिल की, हम ऑर्थोडॉक्स कहना गलत होगा कि उस समय माहौल ऐसा था। वहां से आने के बाद गैंगटॉक का माहौल में आप अपने आप को किस तरह से एडजस्ट हुई, क्योंकि देखते हैं कि वो एक खुला विचार, खुला मंच, और जिस तरह के हर चीज की ड्रेसिंग सेंस के ये सब, तो इस तरह से आप एडजस्ट होने में क्या आपको दिक्कत हुआ कि वाकई में विंग्स ऑफ करेज, आपका एक पंखों का उड़ान वहां पे भर चुकी? जी, जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और हमने फ्रीडम नहीं देखा, क्योंकि हमारे फैमिली में हम बहुत ही रेस्ट्रिक्शन में रहा करते थे। तो जब गैंगटॉक आए तो वैसे ही पंख लग चुके थे और पति का साथ था, तो बस मतलब वहाँ से जर्नी शुरू हुई और मेरे नेचर में है कि मैं एडजस्ट जल्दी हो जाती हूँ, तो एडजस्टमेंट में मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई, बट लैंग्वेज प्रॉब्लम था। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, नेपाली नहीं आती थी। तो इंग्लिश नहीं आती? नहीं, इंग्लिश मुझे नहीं आती थी। मैं जबकि इंग्लिश में मुझे 150 में 145 नंबर आए थे, बट मैं बोलना नहीं जानती थी क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। जब मैं गैंगटॉक आई तो मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत पड़ी और मैंने विदिन 6 मंथ इंग्लिश बोलना भी सीख लिया, नेपाली बोलना भी सीख लिया और मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। वो जो प्रॉब्लम बोलते हैं वो प्रॉब्लम नहीं रहा, मैं वो सीखने का जर्नी था और मैं एडजस्ट कर गई बड़ी आसानी से वहाँ पे। मैम एक बात आती है, जैसे हम लोग कहते हैं कि शिक्षा की बात, कहीं ना कहीं एक माहौल आ जाता है, लेकिन लोग एक आम तौर पे सोचते थे कि लड़की है, शादी कर दो, वहाँ रुक जाएंगी। तो शादी की अगर बात की, ऑब्वियसली जिस तरह से आपने कहा, आपका तो अरेंज मैरिज है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अरेंज फिर लव। जी बिल्कुल। जिस तरह से उन्होंने, अच्छा एक चीज बात आती है कि लड़की है, शादी कर दो, लेकिन उसके बाद जब आपका पति का एक सपोर्ट मिला, तो उस तरह से क्या आश्चर्य लगा कि पुरुष ऐसा भी सोच सकता है नारी को आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि आमतौर पे मैं एक पुरुष होने के नाते, मैं भी जैसे विंग्स ऑफ करेज में मेरा सौभाग्य, पिछले हफ्ते हम लोगों ने जारा महेश्वरी से बात की, जैसा आपने देखा, और जिस तरह से लेकिन पुरुष की भावना लोगों के करके हम लोग देखे हुए हैं, या महिलाएं की बात होती है तो पुरुष आगे नहीं बढ़ने देते, कहाँ तक आप गलत साबित हुई? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं क्योंकि हम अपने आसपास यही माहौल देखते हैं, बट मैं बहुत ही लक्की हूँ। मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे प्रेरित किया पढ़ाई के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा इंसान जो दूसरों को प्रेरित करता है, वो अपने आप में बहुत ही बड़ा इंसान है, पूजनीय है और उनके सहयोग से ही मैं पढ़ पाई। तो ये सच है कि मेरी धारणा जो थी थोड़ा पुरुष के बारे में उनको देख के चेंज हुई कि पुरुष ऐसा भी हो सकता है जो अपना सैक्रिफाइस करके, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पीएचडी के लिए, मैं उत्कल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हूँ, तो जब हम लोगों का सेमिनार प्रेजेंटेशन था तो मेरे बच्चे 6 महीने के थे, ट्विन्स बच्चे दोनों, फीडिंग कर रहे थे उस टाइम में। बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए गैंगटॉक से उड़ीसा भुवनेश्वर का सफ़र, लेकिन उन्होंने मुझे मतलब बोला कि नहीं, मैं सँभाल लूँगा दोनों बच्चों को, तुम जाओ वो करके सेमिनार प्रेज़ेंट करके आओ। तो ऐसे छोटी-छोटी बहुत सारे उनके सैक्रिफ़ाइस हैं, जिनको मैं अभी अगर बोलना चाहूँ, लेकिन मुझे सभी उनके सैक्रिफ़ाइस याद हैं और
ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला जो मुझे सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट के वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। किस साल में शादी हुई थी आप? 1996 में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हर चीज अपने आप में ऐतिहासिक होता है। अगर 1996 की बात कहें तो सविता मैम के लिए भी एक ऐतिहासिक है, और हम कह सकते हैं शिक्षा जगत के लिए भी एक बड़ा इतिहास है। और खास करके उत्तर बंगाल की बात कहें और हिंदुस्तान की बात कहें कि ऐसी शिक्षाविद वहाँ आई, क्योंकि शादी के बाद ही उनके हस्बैंड का सपोर्ट मिला। 1996 अपने आप में बहुत ऐतिहासिक साल है। लोग तो कहते हैं कि जो भारत का स्वर्णिम भारत का जो हम लोगों ने इतिहास भविष्य में जो देखने की उसकी कल्पना 13 दिन के अटल जी के सरकार बना था, उसी में हो गई। और जहाँ तक रही बात वर्ल्ड कप 1996 में, सचिन ने उस साल सबसे ज़्यादा, सचिन तेंदुलकर ने बहुत अच्छा रन बनाया था। हम लोग कैलकाटा में हार गए थे, विनोद कांबली का आंसू हमें अभी भी याद है। और जहाँ तक रही बात, कह सकते हैं अगर पिक्चर की बात कहें, हिंदुस्तान बिना मूवी का हो नहीं सकता। कहने को बांग्लाते एक कथा আছে বই বা বই দুইটাই কথা बोलते हैं। उस साल राजा हिंदुस्तानी पिक्चर भी आया था, और वाकई में इनके हबी भी, अगर कहें इनके बेटर हाफ, इनके लिए वाकई में राजा ही बन के उभरे, क्योंकि हिंदुस्तान में इनका शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरह से हुआ। मैं अगर एक बात कहते हैं कि अगर आमतौर में एक धारणा है कि लोग कहते हैं कि पुरुष कहते हैं कि हमारे पीछे मेरी महिला का वाइफ का हाथ है जिसको हमको तरक्की है। लेकिन जैसे मेरी जारा से भी बात हुई, आपसे भी, उनके पति का बेटर हाफ का सपोर्ट बहुत जरूरी था। और इस सपोर्ट आने के बाद आपके मन में कहीं डर नहीं है कि नहीं, माई हस्बैंड इज विथ मी, आई कैन कैरी ऑन? बिल्कुल, क्योंकि लाइफ में आपको बहुत सारे अप्स डाउन्स देखने पड़ते हैं, इवन फैमिली में, जो सोसाइटी में। क्योंकि मुझे एक अभी भी याद है कि जब मेरे ट्विन्स बच्चे हुए थे 2005 में, तो वो लोग प्रीमैच्योर थे। 2 महीने मुझे मणिपाल हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, उस टाइम में मैं स्कूल में काम करती थी। तो फिर भी उनका सपोर्ट रहा। उस टाइम में भी एक बार और लगा कि मैं शायद रुक गई हूँ, अब कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को लेके कैसे फिर आगे बढ़ूँगी। लेकिन उस टाइम में भी उन्होंने बहुत साथ दिया, और उन्होंने कहा कि एक साल मैं घर में बैठी जॉब को छोड़ के, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, तुम पढ़ो। फिर उसके बाद हमने 2006 में फिर एमएड में एडमिशन लिया, एमएड किया। और बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन कहना चाहती हूँ कि अगर पति का सपोर्ट रहे आपके पास और आप अगर खुद कुछ करना चाहते हैं, तो पंख अपने आप लग जाते हैं और आप उड़ने को तैयार रहते हैं। वाकई में विंग्स ऑफ करेज, दे आर द courageous women which I am talking at present. But one thing is always the question comes, how can the total, if you can say, education, but nowadays I'm sorry to say, people talk about this education industry, but in my view it is not an industry. Education, you can say, it is a sort of social service, and the social service that this lady is doing. First of all, always the question comes, if you are talking about education, but there's some if and but, and there's a guilt feeling to all the people. Eventually we talk about our education system, but there's a guilt feeling, we have to change the education system. But as far as NEP is concerned, of the new policy is concerned, everything, let's have a talk about this एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो। मैम अगर बात कहें, आप शिक्षाविद, मैं डॉक्टर सविता मिश्रा से बात कर रहा हूँ। आपके घर की बात हो गई, सब कुछ हो गई, बट present, as far as the present scenario is concerned, everything is changing as far as education in the digital era. What do you think, is it better for the society or the digitalization, or earlier was good? नहीं, अभी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है, ये एक आप बोल सकते हैं कि वरदान है एजुकेशन में, जहाँ आप कठिन से कठिन काम भी आप कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने जब पीएचडी किया था, तो हम लोग लाइब्रेरी में घंटों बैठा करते थे रिव्यूज़ के लिए, कुछ भी अगर जानना हो तो। लेकिन अभी आपके फिंगर टिप्स पे वर्ल्ड है। अगर आपको अभी कुछ भी जानना है, तो आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल में लाइब्रेरी है, आप जान सकते हैं। तो ये एजुकेशन में जो इंटरेस्टेड हैं या जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए काम बहुत ही ईज़ी हो गया है। इवन आप जब बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, तो बहुत कुछ जानकारी है जो एज़ ए टीचर हमें नहीं रहती है, लेकिन हम जान सकते हैं। इंटरनेट है और बहुत सारे वेबसाइट हैं, जहाँ से हम जान के अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट है एजुकेशन में, और अगर इसका सही तरह से यूज़ किया जाए
तो हम एजुकेशन की क्वालिटी को बहुत बढ़ा सकते हैं स्कूल लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में। अच्छा मैम, एक बात आती है, जैसे हम लोग ने देखा, आप सिक्किम एक जी, टीचर थी। जी। अगर वो अवार्ड की बात कहें तो हुँ। पूरा का पूरा मैं गाथा लिख सकता हूँ, विंग ऑफ करेज में। आप शिक्षाविद, आपको सिर्फ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला, बेस्ट टीचर का भी अवार्ड मिला, हर जगह आपने कुछ थीसिस लिखा, फिर जी, आपने जिस किसी प्रोजेक्ट पे काम किया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आम तौर पे अगर लोग देखते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, यहाँ तक कि लोग आजकल नेता भी बनना चाहते हैं, खिलाड़ी भी बनना चाहते हैं, लेकिन टीचर नहीं। जबकि टीचर वो जितने भी हैं सबको, उनको बनाने में टीचर का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन आप जो, जहाँ तक मैं, मुझे कुछ लोगों से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीएड के लिए आपने जो बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए जो आप विद्यासागर कॉलेज का एक जो कल्पना थी कि आपका भी एक उद्देश्य था कि टीचर को बनाए, टीचर उस माहौल को दे, ये कहाँ से आपके दिमाग में आया या आपने कैसे सोचा? एक्चुअली टीचर एक ऐसा प्रोफ़ेशन है, ये आपने सच कहा कि कोई बनना नहीं चाहता है, लेकिन टीचर एक ऐसा प्रोफ़ेशन है टीचिंग कि अगर आप इसमें आ गए, तो आप इसके ही होके रह जाते हैं। मैं अपने बारे में बोलती हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेडिकल की मैं प्रिपरेशन कर रही थी, नहीं हुआ, फिर मैंने इस लाइन में आया। तो मैं बाय चॉइस टीचर नहीं हूँ, बाय चांस टीचर हूँ। लेकिन जब एक बार प्रोफ़ेशन में आ गई तो ये मेरा पैशन हो गया और मुझे लगता है कि हर एक टीचर, क्योंकि जिन से मैं मिली हूँ उनके लिए ये पैशन है और ये प्रोफ़ेशन ही ऐसा है, अगर अगर आपके पास पैशन नहीं होगा तो आप एक अच्छे टीचर कभी नहीं हो सकते। आप इस प्रोफ़ेशन में सस्टेन ही नहीं कर पाएँगे। तो जैसे कि मैं टीचर एजुकेशन कॉलेज से जुड़ी हुई थी पहले भी, अभी तो मैं शिफ्ट हो गई हूँ। लेकिन मेरी जो प्रोफ़ेशनल करियर की शुरुआत हुई टीचर एजुकेशन कॉलेज से ही हुई और 17 साल मैं जुड़ी रही। तो मैंने देखा, और हमारा काम ही था टीचर को प्रोड्यूस करना, मैं हमेशा उनको प्रोत्साहित करती थी। क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जहाँ आप दूसरे प्रोफ़ेशन को तैयार करते हैं। तो अगर आपके पास पैशन नहीं रहेगा तो आप अपना 100% नहीं दे पाएँगे। आप जो नए जनरेशन को तैयार करेंगे, आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ा पाएँगे। तो हमारे कॉलेज में, जैसे आप जानते हैं कि विद्यासागर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अभी भी मैं नहीं भी हूँ, फिर भी जो मैं वहाँ पे छोड़ के आई हूँ, पिछले 8 साढ़े 8 साल मैंने वहाँ पे काम किया, वो लोग अभी भी फ़ॉलो करते हैं, या फिर हरकमय कॉलेज ऑफ एजुकेशन जहाँ मैंने साढ़े 8 साल काम किया, अभी भी वो फ़ॉलो करते हैं। मेरा कहना है कि आप एक टीचर को तैयार कर रहे हैं, तो उस टीचर को ऐसा आप तैयार करें कि जब वो डिफरेंट स्कूल में जाए, तो नए जनरेशन को जब वो तैयार करे, तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करे। जैसे स्कोलास्टिक हो, नॉन स्कोलास्टिक हो, क्योंकि एक बच्चे को केवल किताबी ज्ञान देना ही ज़्यादा नहीं है, उनको ये भी सिखाना ज़रूरी है कि पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कैसे करना है, अपने देश का सम्मान कैसे करना है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखना है, जो आपके डिफरेंट समस्याएँ हैं हमारे समाज में, उनके साथ कैसे लड़ना है। उनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएँगे, तो हम केवल इंटेलिजेंट कोशिएंट पे ही ध्यान नहीं देते हैं, हम उनके इमोशनल कोशिएंट और सोशल कोशिएंट को भी हम ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए हम शिक्षक तैयार करते हैं। और अभी तो एक बहुत बड़ा चीज़ है कि एडवर्स कोशिएंट, क्योंकि कभी आप नहीं जानते हैं कि प्रॉब्लम कब आपके पास आएगा, तो हम ऐसे बच्चे को तैयार करें कि अगर उनके पास अचानक प्रॉब्लम आए, तो वो खोज में ना चला जाए, टाइम ना वेस्ट करे, वो खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये सब ध्यान रखते हुए हम टीचर को तैयार करते हैं। हमें एक बात अक्सर आती है, जैसे हम लोग देखते हैं, अगर टीचर स्टूडेंट की बात करते हैं, आप भी जॉइंट फैमिली में, बड़े फैमिली होते थे, जी। जैसे हम लोग भी, हुँ। 2 भाई 1 बहन है, या हमारे चाचा ताऊ सब एक साथ रहते थे। लेकिन आज की अगर बात कहें तो स्टूडेंट में एक फ्रस्ट्रेशन आता है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं न्यूक्लियर फैमिली भी ज़िम्मेदार है। तो इसमें तो गार्जियन की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है। लेकिन गार्जियन की बात अगर कहें तो गार्जियन भी तो हर चीज़ अपना पल्ला झाड़ा, आई एम सॉरी टू से, पल्ला झाड़ जाता है, वो तो स्कूल जा रहा है, स्कूल पढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ़ स्कूल के पढ़ाई तक तो ये अपना माँ को भी तो एक आत्मीयता गार्जियन को भी चाहिए। इससे भी बच्चे में कहीं न कहीं एक फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि डॉक्टर सविता मिश्रा अगर बात कहें, एजुकेशनिस्ट हैं, तो यू आर एजुकेशन डॉक्टर, सो आप उस बच्चे के मर्म को भी बहुत अच्छी तरह से समझी होंगी या समझती होंगी कि आपके भी 3-3 बच्चे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में ये समस्याएँ तो आ रही हैं, और जहाँ दोनों
माता-पिता काम करते हैं, वहाँ अगर बच्चा एक ही बच्चा हो तो ये समस्या ज़्यादा है। मेरे 3 बच्चे हैं इसीलिए मेरे समस्याएँ कम हैं क्योंकि वो तीनों में आपस में बात कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्व कर लेते हैं वो तीनों मिलके। कभी-कभी मुझे पता भी नहीं चलता कि उनके पास प्रॉब्लम आया। लेकिन जिनके 1 बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि वो मन की बात किसी को बोल नहीं पाते हैं। माता-पिता बिज़ी हैं अपने कामों में, उनके पास टाइम नहीं है, तो बच्चा जाए कहाँ? तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके फैमिली में 1 बच्चा है, तो आप अपने प्रोफ़ेशन से टाइम निकाल के उन बच्चों को टाइम दें। उनसे एटलीस्ट आप रात में सोने के टाइम में एक बार उनसे पूछिए कि आज उसका दिन कैसा गया? या आज उसने कुछ प्रॉब्लम को ऐसा सामना किया कि नहीं किया? या किया तो उसका सॉल्यूशन कैसे किया? या अभी उसको क्या चाहता है? ऐसे अगर आप 5 मिनट भी अपने बच्चे को दे पाएँगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कुछ भयंकर समस्या आ रही है समाज में वो ऐसा आएगा। मेरा मानना है एक ऐसा। ज्ञान की अगर बात कहें तो एक शिक्षाविद से ही मिल सकता है, क्योंकि आम तौर पे लोग छोटा परिवार की बात करें, लेकिन आपने ये दिखाया कि सिर्फ एक बच्चे नहीं होना चाहिए, कि बच्चा अगर एक रहे वो किसी के साथ बात करे। भविष्य में तो हमें तो लग रहा है, जिस तरह से मैं दर्शकों को भी बता रहा हूँ कि जिस तरह से हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की इजाज़त हैं, कितने रिश्ते खत्म हो जाएँगे। बिल्कुल। चाचा कौन है, ताऊ कौन है, मासी कौन है, इसी तरह से। लेकिन मैम एक बात आती है अब शिक्षा की तरह से, अगर हम मैं इस जगह पे आ रहा हूँ, आपकी अगर बात कहें तो मैं एक बार आपका देख रहा था पेटगुट ऑफ फिजिकल साइंस, जो आपके द्वारा लिखा गया था। जी, जी। तो इस तरह से अभी तक जो किताबों की बात कहें तो बहुत ज़्यादा किताब भी आप, क्योंकि आप साहित्य से भी जुड़ी हैं, तो इस किताब के लेखन के बारे में कुछ बताइए। और जहाँ तक अगर बात बढ़े तो आप तो 150 या उससे 157, वो तो बहुत बड़ी बात है, उसको आपने लिखे। इस रुझान में और सविता मिश्रा एज ए लेखक, मैं साहित्यिक नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एज ए एजुकेशनल, इसका तरफ से रुझान किस तरह से? इसका भी श्रेय मैं अपने पति को देना चाहूँगी क्योंकि ये 2008 की बात है। मैं एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाया करती थी। उस टाइम में मैं यूजी में भी पढ़ाया करती थी और ये हमारे बीएड में भी पढ़ाया करती थी और एनआईओएस में भी, क्योंकि जहाँ मैं काम करती थी उनका तीनों ये था। तो मेरे पास एनवायरमेंटल साइंस के बहुत सारे नोट्स हो गए और मेरी आदत है कि जब मैं पढ़ाने जाती थी, तो मैं 1 रात पहले या 2 रात पहले अच्छे से नोट्स बनाती थी, उसको खुद पढ़ती थी और तब जाके, मैं कभी देख के नहीं पढ़ाई हूँ। मैं यूँ समझिए कि मैं अच्छे से उसको समझ के फिर मैं पढ़ाती थी। तो इसमें मेरे बहुत सारे टाइम भी जाते थे, लेकिन वो मुझे बहुत काम दिया बाद में। तो जब एक दिन मेरे पति ने कहा कि तुम्हारे पास इतने सारे नोट्स हैं, तुम इनको एक साथ कंबाइन करके एक बुक बनवा लो। तो मैंने बोला नहीं, नहीं वो सब कहाँ होगा, बुक लिखना तो बहुत बड़ी बात है, मेरा ऐसे ही चलता है। फिर उन्होंने बहुत बार कहा, तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने उनको मेरे हाथ से लिखे हुए थे, उन्होंने प्रिंट उसको करवाया, मीन्स टाइपिंग करवाया। फिर उन्होंने उनको पब्लिश भी, उनके कोई फ्रेंड हैं आरपी सिंह, शायद आप भी जानते होंगे, उनका कोई पब्लिशिंग हाउस है। तो उनसे उन्होंने, तब मैं उनको नहीं जानती थी, तो उनसे उन्होंने बोल के वो फर्स्ट पब्लिकेशन मेरा हुआ 2008 में। तो जब वो बुक आया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और फिर दूसरी जो किताब थी वो भी उनके ही प्रेरणा से, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो हो गई थी कि चलो एक बुक तो आ गए हैं, लेकिन फिर उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम लिखो। तो दूसरी बुक भी मेरे एनवायरमेंटल साइंस में ही उसी का कंटिन्यूएशन था। तो फिर वो दूसरी बुक हम 500 कॉपीज़ प्रिंट करवाए थे, उस टाइम में पब्लिश करवाए थे। वो 500 कॉपीज़ हमारे स्टूडेंट्स ने ही सारा ले लिया और भी जो दूसरे कॉलेज के यूजी स्टूडेंट थे, तो फिर हमें 500 कराना पड़ा। तब मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला कि क्या मैं इतने अच्छे बुक्स निकाल सकती हूँ जो दूसरों के काम आए, बच्चों के काम आए। तो और सबने बहुत अच्छा उसका फीडबैक दिया। तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर 2 से 4, 4 से 10, आज 157 बुक्स हो चुके हैं और मेरे सभी बुक्स एजुकेशन से ही हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके नीचे सभी सब्जेक्ट आते हैं। तो आप देख सकते हैं बुक्स आपके पीछे भी है, राइट साइड में भी है, लेफ्ट में भी और है। अपने आप में तो भी आप भी एक किताब हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से बार-बार अपने बेटर हाल्फ की बात करती हैं, उनका नाम विजय है, विजय जी है। सविता मिश्रा जी की अगर बात कहें, वो प्रगति के पथ पे हैं। अगर उस विजय गाथा की हैं, तो विजय जी का उनका बहुत बड़ा योगदान है। कह सकते हैं विजय पथ पे वो बहुत अच्छी तरह से अग्रसर चलते और भविष्य में भी इसी तरह चलेंगे। मैम, एक हम लोग अंतिम पड़ाव पे एक बात आती है कि पुस्तक की बात आई, तो एक बात कर रहे हैं, आज के युग में
आप पुस्तक लिख रहे हैं, लेकिन एक डिजिटल युग में अभी भी क्या ऐसा किया जाए कि बच्चे को एजुकेशन के साथ-साथ वो पढ़ाई में एक पढ़ने की पुस्तक की पढ़ने में एक रुचि जगे? रुचि तो ऐसा है ना कि आप कभी किसी को खुद भी रुचि होता है और लेकिन हम उनको करवा भी सकते हैं। आप अगर ऐसा माहौल दें या फिर कुछ ऐसा देख कभी हम क्या करते हैं ना, कुछ किताब पढ़ते हैं जो खुद ही इंटरेस्टिंग लगता है, तो हम उसको बार-बार पढ़ना चाहते हैं। तो अगर बुक्स अच्छी रहे और अगर बच्चा इंटरेस्टेड रहे तो उस बुक्स को पढ़ना चाहेगा। मैं अपना एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगी। मुझे बुक्स से हमेशा लगाव रहा है। मुझे अभी भी अगर आप बुक्स दे दीजिए तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पहले भी ऐसी ही थी, मैं घंटों बुक्स लेके बैठा करती थी। मुझे अभी भी याद है 2017 में जब मैं गैंगटॉक से यहाँ शिफ्ट हुई थी तो मुझे स्पाइन टीवी हो गया था और मैं बेड रिडन हो गई थी 6 महीने। वो 6 मंथ आपको पता है कि जो इतना बिज़ी रहता है, 20 घंटे काम करता है, उसके लिए बेड रिडन होना कितना तकलीफ़दायक होगा। लेकिन मुझे वो समय भी मेरे लिए तकलीफ़दायक नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम में भी अपने बुक्स पढ़ा करती थी। कुछ लिखा सोए-सोए भी मैंने लिखा है बहुत सारा टाइप मीन्स लैपटॉप पे। तो बुक्स एक ऐसा साथी है, हो सकता है आपके जो अपने हैं वो आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका बुक्स अगर आपका प्रिय है, तो वो साथी आपका कभी नहीं छूट सकता है। तो बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। आप अगर स्कूल में वो बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी में हैं या कॉलेज में हैं, तो उनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है कि आप बुक्स पढ़ें। एक्चुअली क्या होता है ना, टीचर्स भी बहुत सारे जगह रेडीमेड नोट्स दिया करते हैं। तो बच्चों को मेहनत करने की आदत नहीं होती है। उनको लगता है कि टीचर नोट्स देंगे तो बुक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरा ये मानना है कि टीचर्स को रेडीमेड नोट्स नहीं देना चाहिए। उनको बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा के उनको बोलना चाहिए कि वो रेफ़रेंस बुक से वो खुद ही नोट्स बनाएँ। तो जब बच्चे नोट्स बना जैसे हमने अपनी पढ़ाई की है, तो जब हम नोट्स बनाते हैं तो ऑब्वियसली अभी तो बहुत ईज़ी, हम बुक्स देख सकते हैं, डिजिटल बहुत सारे बुक्स होते हैं या फिर वेबसाइट होते हैं। हम देख के अगर अपना नोट्स बनाएँगे वो 50% हमको याद हो जाता है। तो टीचर्स को, पेरेंट्स को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप की ज़रूरत है, जहाँ बच्चे बुक्स पढ़े, बुक्स पढ़ के कॉन्सेप्ट लिखे या उसका समरी लिखे। तो ऐसे छोटे-छोटे जो वर्कशॉप है अगर आप करवा सकते हैं, तो उनका इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा। इस बात को मैं पर्सनल व्यू पे कहूँ तो मैं इसको इसलिए मानता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत भी मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता बहुत ज़्यादा था। तो इससे क्या होता, मेरा आईक्यू लेवल की अगर बात करें वो उससे बहुत बढ़ता। मैम एक बात आती है, आप बहुत सारे सम्मान से जैसे देखिएगा सम्मानित हुई हैं, सब कुछ विदेशों में भी गई हैं। तो एक इंडियन नारी के आज के युग में कहें, भारतीय नारी को सविता मिश्रा तो एक नारी का प्रतीक, एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट को विदेशों की बात कहें, आज के युग में किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत सम्मान मिलता है। रिसेंटली हम लोग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भूटान गए थे, रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान और बहुत ही अच्छा, मैं नेपाल भी गई हूँ। वहाँ भी हम लोगों का ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते रहता है। बहुत सारे ऑनलाइन जुड़ी हुई हूँ, जर्मनी से, फिलीपींस से, बहुत सारे हमने किया है। तो मुझे लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं हम लोगों को और ख़ास के जब हमारा आफ्टर प्रेज़ेंटेशन बड़ा-बड़ा मैसेज आता है उनकी तरफ से, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग फ़ोन नंबर लेके मैसेज करते हैं कि मैम आपका ये बहुत अच्छा रहा, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ किताब बुक्स एडिट करना चाहते हैं। तो बहुत ही पॉज़िटिव कांसेप्ट है उनका हमारे बारे में और वो इंडियन को बहुत ही मतलब सम्मान की तरह से देखते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट की देखते हैं कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, उनका ऐसा मानना है। वो मानना क्योंकि भी ज़रूरी है क्योंकि एक समय हम तो विश्व गुरु थे जी, और उसी की धरा पे आज कहीं भी कहें, सब कुछ तो हमारे कहीं न कहीं हम हिंदुस्तानी की ही दे देन। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, रिसेंटली मैं अफ़गानिस्तान में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रिसोर्स पर्सन थी। तो ऑब्वियसली अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है तो हम इंग्लिश में ही प्रेज़ेंट करते हैं। तो वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने वो मैसेज आता है, मैसेज करके बोला कि मैम प्लीज़ हिंदी में बोलिए। तो फिर मुझे लगा कि अरे अफ़गानिस्तान में हिंदी कैसे समझेंगे? तो फिर मैंने उनको पूछा कि क्या आप हिंदी आपको आती है? तो बोले हाँ, हमें हिंदी ज़्यादा समझ में आती है। तो फिर मैंने
उन लोगों को हिंदी में बताया। फिर मैं अचीवमेंट टेस्ट पे बता रही थी, थोड़ा-सा वो कॉन्सेप्ट वाला था, तो मुझे लगा कि इनको शायद हिंदी ज़्यादा समझ में आती है, तो लगा कि अरे अफ़गानिस्तान में भी हमारी हिंदी बोली जाती है, तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर हमने हिंदी में कंटिन्यू किया। वैसे एक जगह और भी ऐसा आया हुआ था कि उन्होंने हिंदी में बोला कि उनको लगता है कि इंडिया है तो हिंदी ये लोग अच्छे से बोलते होंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग हिंदी वहाँ भी समझते हैं और बोली जाती है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि हमारी हिंदी विश्व में पहचानी जाती है, बोली जाती है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी, जी, बहुत मैम अच्छा चलते लगा। चलते एक बात आती है, 2 सवाल अक्सर मैं पूछता हूँ। आज अगर नारी सशक्तिकरण का रूप विंग्स ऑफ करेज हर बंधन को तोड़ते हुए पति का साथ लेके एक आराम से चली, आप हमारी जो नारी सशक्तिकरण है आज की महिलाओं और कुछ उन महिलाओं को जो कहीं ना कहीं एक थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में ही है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन निकल, उन लोगों के लिए क्या मैसेज? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि फ्रस्ट्रेशन की कोई बात ही नहीं है। अगर आपके पति सपोर्टिव हैं, तो आपको पंख अपने आप लग चुके हैं, अब उड़ने की बारी है। अगर आपके पति सपोर्टिव नहीं हैं या आप घर में किसी से सपोर्ट नहीं पा रहे हैं, तो आप खुद का सपोर्ट खुद बनिए। आप अपना सपोर्ट अपने आप को दीजिए और जब आप उड़ना चाहेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, जब आप देखते होंगे कि ईगल ईगल जब उड़ता है तो उसके पीठ पे क्रो जो बोलते हैं कौवा बैठ जाता है और वो चोंच से मारता है उसके पीठ पे, लेकिन वो उड़ता है और इतनी ऊँची उड़ान भर लेता है कि कौवा को उसकी पीठ को छोड़ के भागना पड़ता है। तो आप ईगल की तरह उड़ान भरिए। देखिए आपके वहाँ पे जो भी आपकी बाधाएँ ज़मीन पे ही हैं, लेकिन जब आप उड़ना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपकी कुछ बाधाएँ कम हो, लेकिन अगर आप ईगल की तरह उड़ान उड़ेंगे तो आप वहाँ पे अकेले रहेंगे और सारी बाधाएँ दूर हो जाएँगी। तो रियली आपको उस टाइम में लगेगा कि मेरे पंख हैं और मैं उड़ रही हूँ। तो मैं महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि फ्रस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ़ में हर एक के लाइफ़ में अप्स डाउन्स आते हैं। एक स्ट्रगल भरा लाइफ़ सभी का है, हमारा भी था, सभी का रहता है। आपको उससे डरना नहीं है। अपने पंख अगर आपको अगर कोई पंख देने वाला भी नहीं है, तो आप पंख उठा के खुद ही पंख को लगाइए और आप उड़िए। आसमान बहुत ही बड़ा है, बहुत ही खुला हुआ है, जहाँ पे कोई बंधन नहीं है, जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप उड़िए, आप तब समझेंगे कि लाइफ़ क्या है। आपने एक बार ये लाइफ़ मिला है, इस लाइफ़ को पूरी तरह आप जीने की कोशिश कीजिए और आप उड़ते रहिएगा, यही मेरी कामना है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमने और हमारे चीफ एडिटर अंकित बंसल जी ने इस कार्यक्रम का नाम विंग्स ऑफ करेज रखा, क्योंकि वाकई में आपने उस विंग्स ऑफ पंखों को ईरान को एक नया रूप दिया। जी, बिल्कुल। और इसके लिए मैं अपने जो हमारे हिंद मिरर के चीफ़ एडिटर हैं अंकित जी, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजेश गुप्ता जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमें जो शेयर करने का हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने का मुझे मौका दिया। और मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ अपने पेरेंट्स की, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया और इस लायक बनाया कि मैं कुछ लोगों के काम आ रही हूँ। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे 25 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को जब भी ज़रूरत पड़ी मैंने उनका साथ दिया है। और एक लाइन मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो शायद मेरे तीनों बच्चे में कोई आए या ना आए, लेकिन मैं स्टूडेंट को अगर एक बार बुलाऊँगी तो वो सारा अपना फैमिली छोड़ के भी मेरे पास आ जाएगा। तो हमारे ऐसे-ऐसे स्टूडेंट हैं, तो इसके लिए सारा श्रेय में जाता है हमारे फैमिली को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे पति को और हमारे तीनों बच्चों को, क्योंकि हमारे तीनों बच्चों का सहयोग हमेशा रहा है और उन्होंने खुद के बचपन को, खुद के अभी सैक्रिफ़ाइस किया है मेरे लिए। बहुत ऐसा हुआ कि मुझे जाना पड़ा बच्चों को छोड़ के, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मॉम मत जाओ। वो हमेशा बोलते थे कि मॉम तुम जाओ, अभी भी हमारे बच्चे मुझे मोटिवेट करते हैं कि मॉम तुम करो, ये काम करो, ये काम करो। तो हो सकता है अपने पिता से उन्होंने सीखा है, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। हमारे पेरेंट्स भी अभी हमेशा मोटिवेट करते हैं और जो दुखी थे, जो मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, अभी बहुत खुश अब हैं। बहुत डॉक्टर बना रही हैं। अभी बहुत खुश हैं और मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने पेरेंट्स को खुशी दे रही हूँ। जिस शख्स से हम अभी बात कर रहे हैं, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। इनका जन्म 31 दिसंबर को है और 31 दिसंबर की अपने आप बात कहें कि लोग कहते हैं कि साल का अंत होता है, गलत है। नए साल की शुरुआत की
पूर्व संध्या 31 दिसंबर पूरा का पूरा विश्व मनाता है। और ऐसे ही शुरुआत इनके साथ अगर आए तो टीचर के साथ तो हमेशा एक पग पे हम लोग मिल मिल के चलते हैं हमेशा। उस गाथा की अगर बात कहें तो पहले की बात अलग होती थी। नारी तेरी अजब कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। लेकिन आज की अगर हम बात कहें 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक की अगर बात कहें, नारी तेरी अजब कहानी, आंचल में दूध, लेकिन आसमान पे पकड़ बनाने के लिए तूने ही ठानी यार। वैसे ही आसमान की इस पकड़ को पंखों के उड़ान के साथ सविता मिश्रा जी और किस ऊंचाई को पहुंचाएंगी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन भविष्य में उस जगह को, उस मुकाम को पकड़ेगी। क्योंकि मुझे यकीन है कि नारी शक्ति को देख के हम पुरुष भी बहुत कुछ सीखेंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद हिंद मिरर को, राजेश जी आपको, चीफ एडिटर सर को। और जाते जाते एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म को छोड़ना नहीं चाहती हूँ ये कहने के लिए। बहुत रिसेंटली जो आप जैसे बताया कि कल सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा के दिन हमारा एक नया स्कूल हम शुरू करने वाले हैं, वंडर विंग्स उसका नाम है, जो एक स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जहाँ डांस, म्यूज़िक, ड्रामा, आर्ट सिखाए जाएंगे। तो कल उसका शुभारंभ होगा। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। विंग्स ऑफ करेज के साथ साथ वंडर विंग्स की शुरुआत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।